हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, ठीक है। और यह गुलाम वंश, यह आप चैप्टर आपके लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह चैप्टर है गुलाम वंश। और यहाँ से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में कोई ही परीक्षा हो, यहाँ से एक प्रश्न आप जरूर आपको पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम आपको बराबर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसका सीधा जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुलाम वंश, आज आपका इस गुलाम वंश के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है यहाँ पर टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है देखा जाए तो। पहला है आपका, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपका गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत ही शानदार सवाल है यह। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। याद रखिएगा इस बात को। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्लास, आज का सेशन है आपका। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राजा अभिषेक किस स्थान पर किया गया था? 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में किया गया था 1206 में। 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में किया गया था। याद रखिएगा, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने बहुत ही शानदार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किससे घोषित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किससे घोषित किया था? लाहौर को घोषित किया था अपने साम्राज्य की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा इस बात को, लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है बहुत ही शानदार टॉपिक है कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा इस बात को। तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है भारत में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस की उपाधि धारण नहीं की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं किया था। याद रखिएगा इस बात को। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी उपाधि धारण नहीं की थी? तो ये आपका सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और किसका पद धारण किया था? तो मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। याद रखिएगा, मलिक और सिपह सलार का पद धारण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श कहा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि अपनी उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए उनको लाख बख्श कहा गया था। लाख बख्श, याद रखिएगा इस बात को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक धन दान देने के लिए उनको लाख बख्श के उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है आपके सामने, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो ये था आपका कुरान खान। कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण। याद रखिएगा।
अगला टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है आपके सामने। भारत की प्रथम मस्जिद कुवंत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुवंत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ही शानदार, बॉक्स में दिया हुआ यह प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। बहुत ही शानदार और जवाब लाजवाब क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना, यह किसके लिए करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। याद रखिएगा इस बात को, किसके नाम पर? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर किया था? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा इस बात को, किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्ष 1210। याद रखिएगा साल, वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न बनता भी है परीक्षा में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखिएगा इस बात को, 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो बना था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र आराम शाह को पद से हटा दिया और उसका अगला गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन है और कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। और उनका जो बेटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह। याद रखिएगा इस बात को, कुतुबुद्दीन का बेटा का नाम क्या था? आराम शाह था। और इसके बेटे को पद से हटा करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। याद रखिएगा इस बात को, इल्तुतमिश बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला शासक। अगला टॉपिक है आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक है यह भी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो यह था बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार यही प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा इस बात को, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। याद रखिएगा इस बात को, इल्तुतमिश है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ भी टॉपिक दिया हुआ है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाई थी, लेकिन लाहौर से ट्रांसफ़र करके, ठीक है, कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ने जो राजधानी है यह कहाँ बनाया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाई थी कौन? इल्तुतमिश, ठीक है, लाहौर से ट्रांसफ़र करके। याद रखिएगा। तथा बगदाद के खलीफा को सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद क्या किया कि दिल्ली जब राजधानी बनाई तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी
बगदाद के खलीफा से। याद रखिएगा इस बात को, याद रहेगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था यह। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान था। और सुल्तान की उपाधि कौन कौन दिया था? तो बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि उसको ऊपर मिला था। ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा इस बात को। और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा इस बात को। और प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ही था। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार यह भी टॉपिक है कि इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी, जिसको 40 दल कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी, जिसको 40 दल कहा जाता है, इसको मिलाकर एक दल का गठन किया था कौन? इल्तुतमिश किया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही शानदार, यह भी प्रश्न आपके सामने, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां कौन था? ये मंगोल का रहने वाला था। याद रखिएगा, मंगोल का रहने वाला था, मंगोली था, मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो यह इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आया था। उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यह इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। कौन आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा इस बात को। चंगेज खां जो है ना, यह मंगोल आक्रमणकारी था और यह उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा इस बात को। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आया था। चंगेज खां जो है ना, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा पर, भारत में के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला आपके बहुत ही शानदार, ये भी बॉक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला कौन था भारत में? ये था इल्तुतमिश। याद रखिएगा, एकता व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। इस बात को याद रखिएगा। एकता क्या था? तो एकता एक अरबी शब्द है। ठीक है, एकता क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। ठीक है, जिसका एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला क्या कहलाते थे? इक्तादार कहलाते थे। याद रखिएगा इस बात को। भूमि को लेने वाले क्या कहलाते थे? इक्तादार कहलाते थे। और एकता एक अरबी शब्द था। ठीक है, और एकता की व्यवस्था कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, यह भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा, 1236 में बैठी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला यही थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली मुस्लिम महिला कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला तो रजिया सुल्तान थी। याद रहेगा इस बात को, आप याद रखिएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान यह प्रथम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में। यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुस्लिम महिला कौन थी? यही थी रजिया सुल्तान। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकृत को किस पद पर नियुक्त किया था? जब रजिया को सुल्तान बनाया गया था तो गुलाम याकृत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो अमीर एक आखुड़ के पद पर नियुक्त किया गया था। किसको? गुलाम याकृत को। जब रजिया के सुल्तान जब बनाया गया था तो उसके बाद जो है ना, गुलाम याकृत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो अमीर ए आखुड़ के पद पर। याद रखिएगा इस बात को।
अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार, ये बहुत ही लाजवाब। रजिया सुल्तान की विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया। तो इसको बैठाया था वहराम शाह को। ठीक है, वहराम शाह को गद्दी पर बैठाया था रजिया सुल्तान की हत्या कराकर। ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या करा कर के जो है से इसको हत्या कराकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो वहराम शाह बैठा था। कौन बैठा था? वहराम शाह बैठा था, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने इसकी हत्या कौन किया था? विद्रोही अमीरों ने रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर दिल्ली के सल्तनत पर कौन बैठा था? तो वहराम शाह बैठा था, याद रखिएगा इस बार। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? वहराम शाह था, याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक, वहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया। ठीक है, वहराम शाह जब दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे तो उनके कार्यकाल में नायब या मुमालिकत, ठीक है, याद रखिएगा, नायब या मुमालिकत पद का सृजन किया गया था। ठीक है, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। ठीक है, इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन की नियुक्ति किया गया था। जब वहराम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था तो इनके कार्यकाल में नायब या मुमालिकत पद का क्या किया गया था? सृजन किया गया था। ठीक है, ये इन्होंने एक पद लाया था जिसका नाम था नायब या मुमालिकत पद। ठीक है, और जिसमें क्या होता था कि जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया था? तो एतगिन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नायब या मुमालिकत का जो पद था, इस पद पर सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? तो एतगिन को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार, यह भी प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब या मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था? तो यह था आपका नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब या मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार, यह भी क्वेश्चन है आपके सामने कि बलबन को उलगा खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलगा खां की उपाधि जो है नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। किसने प्रदान किया था? नसरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार, यह भी टॉपिक है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बताइए। तो बलबन ने समाप्त किया था। जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना था तो तुर्कान-ए-चहलगामी प्रथा को यह क्या किया था? समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक, यह भी है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका बलबन ही था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था, याद रखिएगा इस बात को। बलबन ही था। बहुत ही शानदार टॉपिक बॉक्स में दिया हुआ है बलबन के बारे में कि बलबन प्रथम सुल्तान था। बलबन क्या था? प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन ही प्रथम सुल्तान ऐसा था जिसने राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने राजतत्व को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा था। ठीक है, याद रखिएगा इस टॉपिक को। बलबन जो है ना प्रथम सुल्तान था जिसने राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उस राजतत्व के सिद्धांत में कहा गया था कि नियाबत खुदाई क्या होता है? नियाबत खुदाई जिसको कहा गया ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही कहा गया था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक, यह भी है कि सजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका बलबन ही था। सजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था आपका बलबन था, याद रखेगा। सजदा एवं पैबोस प्रथा को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो यह था आपका बलबन, याद रखेगा इस बात को, बलबन।
अगला है बलवन के बारे में दिया हुआ कि बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो इन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यही था, याद रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्सुद्दीन क्यूमर्स। शम्सुद्दीन था, ठीक है, शम्सुद्दीन क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन क्यूमर्स था। शम्सुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक बॉक्स में एक दिया हुआ है बहुत ही शानदार कि नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। ठीक है, किसको कहा था? नसरुद्दीन महमूद को। क्यों कहा था? क्योंकि यह एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था सिराज ने। ठीक है, सिराज कौन था? एक इतिहासकार था। इन्होंने ही नसरुद्दीन महमूद को क्या कहा था? दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। क्यों? क्योंकि शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था नसरुद्दीन महमूद, इसलिए इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों, आप गुलाम वंश पढ़ लिए। खिलजी वंश के बारे में पढ़ने के लिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम अगले चैप्टर में लेकर आते हैं आपके लिए खिलजी वंश अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब हम अगला टॉपिक में खिलजी वंश के बारे में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए